इस वीडियो में हमारे जो शेष टॉपिक बचे हुए हैं वो परिवहन, विनिर्माण, उद्योग, ऊर्जा, इन्हें हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं परिवहन के क्षेत्र में। देखिए, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अब आप घर से स्कूल जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? पैदल या साइकिल का उपयोग करेंगे, या आपको अगर स्कूल की बस आती है तो स्कूल बस से जाएंगे। ये सब करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपके घर से स्कूल तक क्या होती है? ये सड़क। सड़क के माध्यम से आप क्या करते हो? घर से स्कूल तक जाते हो। आपको क्या करना है? आपको जाना है नानी के घर। तब आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि आपकी नानी के घर के लिए जो सड़क जा रही है, उस सड़क उधर जाने वाली बस पे आप बैठ जाओगे। तो बस क्या करेगी? आपके घर से चलेगी, घर से होते हुए निकलेगी, और आप यहाँ पे जब आप इस पे बस पे आप बैठ जाओगे, फिर क्या करोगे? यहाँ पे जाके अपने नानी घर पे उतर जाओगे जाके। तो किसके? सड़क के माध्यम से बस जा रही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो आपके यहाँ से जो ट्रेन है वो जा रही है, रेलवे ट्रैक। आप क्या कर रहे हो कि आपके जो घर के नज़दीक में रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है नज़दीक में, वहाँ पे जाते हो और ट्रेन में बैठ के आपके नानी के घर के जो नज़दीक में रेलवे स्टेशन है वहाँ उतरते हो, फिर नानी के घर पहुँच जाते हो। ये आपकी रेल हो गई। तो ये जो साधन है, जो तरीके हैं, सड़क से जाना, रेलगाड़ी से जाना, इन तरीकों को क्या कहते हैं? परिवहन। इंग्लिश में क्या हो गया आपका? ट्रांसपोर्ट। अब इन तरीकों को हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने में उपयोग नहीं करते हैं। हमारे घर पे जो फैक्ट्री से जो सामान बन के आता है, या आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, या और भी जो जो भी चीज़ें हैं, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाती हैं तो क्या करती हैं? वो परिवहन का ही उपयोग करती हैं। यानी या तो सड़क का उपयोग कर रही होंगी, या रेल का उपयोग कर रही होंगी, या अगर एयरपोर्ट, हवाई जहाज़ से भी यात्रा करते हैं तो तब भी उसे परिवहन ही कहते हैं। परिवहन लोग, सामान या जानवरों, ठीक है, लोग, सामान या जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का तरीका है। तो परिवहन क्या है? एक तरीका है जिसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो लोग जा रहे हो, या सामान जा रहा हो, या जानवर जा रहे हो। ठीक, यह हमें अपने घरों से स्कूल, पार्क या किसी अन्य स्थान तक जहाँ हम जाना चाहते हैं यात्रा करने में मदद करता है। इन्हीं की मतलब परिवहन की सहायता से हम क्या करते हैं? यात्रा। यह हमें विभिन्न स्थानों से चीज़ें खरीदने की सहूलियत देता है, जैसे कि किराने का सामान या कपड़े। आप जाते हो दुकान पे, किसकी मदद से जाते हो? सड़क से होते हुए जाते हो। अच्छा, उस दुकान पे जो सामान आया होता है वो फैक्ट्री से बन के उस दुकान पे आया होता है, किसके माध्यम से आया होता है? सड़क के माध्यम से आया होता है या रेलगाड़ी के माध्यम से आया होता है? तो वहाँ भी किसका उपयोग हो रहा होता है? परिवहन का ही उपयोग हो रहा होता है। जैसे कि किराने का सामान या कपड़े, क्योंकि ये वस्तुएं अपने उत्पादन स्थान मतलब हो गया जो फैक्ट्री वगैरह होती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्थान से उन दुकानों तक पहुँचाई जाती हैं जहाँ हम उन्हें खरीदते हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्या हो गया, ये आपकी दुकान है, ये आपका घर है, और ये आपकी क्या है? ये फैक्ट्री है। ठीक है, तो फैक्ट्री से सामान यहाँ तक आ जाता है, ये फैक्ट्री हो गई, ये आपका दुकान हो गया, ये आपका घर हो गया। ठीक है, आप क्या करते हो? आप घर से दुकान तक जाते हो, और ये जो सामान है फैक्ट्री से दुकान पे रखा हुआ होता है पहले से, आप यहाँ से परचेज करते हो, आप वापस चले जाते हो, और जितना और सामान होता है वो फैक्ट्री से यहाँ आता रहता है। ठीक है, तो ये सब हो कैसे पा रहा है? किसकी सहायता से? उसमें परिवहन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो परिवहन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जब हम कार या बस से यात्रा करते हैं तो हम सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और रेलगाड़ी व अन्य प्रकार के परिवहन हैं जो पटरियों पर चलते हैं, और वे कई लोगों और सामानों को लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, जहाज़ों का उपयोग महासागरों और नदियों को पार चीज़ों को ले जाने के लिए किया जाता है, जो पानी वाले जहाज़ की बात हो रही है। जबकि हवाई जहाज़ का उपयोग देशों या दूर स्थानों के बीच तेज़ी से यात्रा करने में किया जाता है। आपको पता है एरोप्लेन कितनी तेज़ उड़ते हैं, हवाई जहाज़। परिवहन हमारी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को अधिक आरामदायक और कुशल बनाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का होना आवश्यक है। परिवहन हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने देखा होगा जब सड़क टूट जाए या सड़क बाधित हो जाए किसी आंधी तूफान में, जब कोई पेड़ अगर टूट के गिर जाता है सड़क पे तो कितनी दिक्कत आती है, या सड़क पुरानी हो जाती है तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं, तो हमें कहीं भी बाजार जाने में या स्कूल जाने में कितनी दिक्कतें होती हैं। तो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है ये हमारे जीवन में, परिवहन। आइए देख लेते हैं आपकी पुस्तक में इसके बारे में क्या दिया गया। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्रों में बसे, सुदूर मतलब जो काफ़ी रिमोट एरिया हैं या दूर के में जो गांव हैं, बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में
सुविधा हुई है। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के कारण दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत है। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल आदि चलने लगे हैं। ये मेट्रो ट्रेन आप दिल्ली जाएं या अब तो लखनऊ में भी लखनऊ कानपुर में भी चल रही है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें पेट्रोल की बजाय सीएनजी गैस पड़ती है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर तेज यातायात के नवीनतम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। ये बुलेट ट्रेन अभी हमारे यहाँ चालू नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में। अगला टॉपिक है आपका विनिर्माण के क्षेत्र में, और उसके आगे है उद्योग के क्षेत्र में। क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक आपस में काफ़ी संबंधित हैं, तो इन्हें हम एक साथ ही पढ़ेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम इस बुक पे आएंगे आपकी। देखिए, ये आपका है विनिर्माण, जिसे इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उद्योग इंडस्ट्री कहते हैं। अभी पिछले जो परिवहन वाला चैप्टर था उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि परिवहन हमारी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को समझते हैं, क्या है ये। इंग्लिश में से कहते हैं इकॉनमी। एक अर्थव्यवस्था एक बड़ी प्रणाली है। प्रणाली मतलब सिस्टम। अर्थव्यवस्था एक बड़ी प्रणाली की तरह है जिसमें देश में रहने वाले लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ठीक। और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग और क्या जानने की कोशिश करते हैं। जब अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम ये जानते हैं कि किसी देश के लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह सामान बनाते हैं, किस तरह व्यापार कर रहे हैं, और अपने जीवन जीने के लिए पैसे का किस तरह उपयोग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जानने और समझने के लिए जो विषय आपका जो है वो अर्थव्यवस्था के बारे में, अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानना शुरू करते हैं तो आप इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। देखिए, जैसे आप अपनी पॉकेट मनी का प्रबंधन करते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही एक देश भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है। तो खरीदना, बेचना, बनाना, पैसे कमाना, बिजनेस, ये बहुत सारी चीज़ें जो भी इस देश में हो रही हैं उन सबको मिला के, ठीक है, पूरे देश में मिला के जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस तरह की धन से संबंधित, मान लीजिए धन से संबंधित के अलावा और भी चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती हैं इसमें, लेकिन अभी आप यही समझ लीजिए। तो उन सबको बारे में जानने, उस पूरे चीज़ को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब अर्थ का मतलब ही होता है धन से संबंधित। व्यवस्था का मतलब आप घर में अपने जो मैनेज करते हैं, चीज़ें व्यवस्था करते हैं, तो धन से संबंधित जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है। और इस किसी देश को, कोई देश ये चाहता है कि हमारे देश में रहने वाले हैं सभी व्यक्ति को खाने भोजन मिले, रहने की सुविधा मिले, कहीं उन्हें यात्रा करनी है उसकी सुविधा मिले। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, जो सरकार है बड़े स्तर पे इन सब चीज़ों को, सारी व्यवस्थाओं को देखती है, तो उसी व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक। तो अब ये अर्थव्यवस्था मतलब जो भी किया जा रहा है उस सबको हम क्या नाम दे दें, हमने नाम दे दिया भाई अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो एक तरह की गतिविधियां हैं जिस बिजनेस में, या जो जो भी क्रियाकलाप हैं उनमें जो एक तरह के हैं, उन्हें क्या किया गया, उन्हें उनके ग्रुप बना दिए गए एक तरह से, ऐसे करके। ठीक है। जहाँ पर एक तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं उन्हें एक स्पेशल नाम दे दिया गया, और इन्हें क्या कह दिया गया, इन्हें कह दिया गया सेक्टर। ठीक है। तो एक पूरी देश की पूरी अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या है, अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं। ठीक। तो सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सेक्टर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें क्या है, समान प्रकार के व्यवसाय गतिविधियाँ शामिल हैं। जब एक तरह की गतिविधियाँ शामिल हों तो उन्हें उनका एक अलग ग्रुप बना देते हैं, एक अलग समूह बना देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वो सेक्टर्स कहलाते हैं अर्थव्यवस्था के। ठीक। तो तीन मुख्य हैं, इस तरह के तीन मुख्य सेक्टर बनाए गए हैं। जो किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन मुख्य रूप से भागों में बांट दिया गया है कि भाई इस तरह के अगर काम हो रहे होंगे तो उसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे, या प्राइमरी सेक्टर कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। और इसे कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर, और ये टर्सरी हो जाता है। ठीक है। तो अभी क्या है ये आपका, देखिए अब प्राथमिक में देख लीजिए किन चीज़ों को डाला गया। प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं। ठीक। कि हम प्रकृति से सीधे जिन चीज़ों को लेते हैं, खाने की चीज़ें और भी चीज़ों की। तो देखिए पहला क्या है, कृषि।
कृषि हम क्या कर रहे हैं, कृषि जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, प्रकृति से ही, प्रकृति में फल और जो भी सब्जी और जो भी चीज़ें उगाते हैं, आप अनाज उगाते हैं, ठीक है। दूसरा वानिकी, मतलब वन से संबंधित जो भी वहाँ से लकड़ी लेते हैं फर्नीचर बनाने के लिए जो भी है, तो वहाँ से जो लकड़ी ली जाती है जलाने के लिए जो भी, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। मछली उत्पादन, मछली पकड़ना। खनन, जो ज़मीन से हम खोद के क्या करते हैं, धातुओं को निकालते हैं, मतलब अयस्क निकालते हैं फिर उन्हें धातुओं में बदलते हैं। उद्योग और अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं जो सीधे पृथ्वी से संसाधन निकालते हैं, ठीक है। हम जो मदर नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, हम उससे सीधे इन चीज़ों को लेते हैं। तो इस तरह के जो क्रियाकलाप हो रहे होते हैं, गतिविधियाँ हो रही होती हैं, उन्हें क्या रखा जाता है, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। फिर आपका ये माध्यमिक क्षेत्र आ गया, ठीक है। इसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, माध्यमिक कह लीजिए, द्वितीय कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। तो द्वितीय क्षेत्र में वे उद्योग शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलने, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलते हैं, ठीक। अब जैसे क्या हुआ, वानिकी में आप लकड़ी आपने क्या किया, आप वन से लकड़ी काट के लाए और आपने अपने घर में जला ली, ठीक, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वही लकड़ी आप क्या कर रहे हो, उस लकड़ी से आप क्या कर रहे हो, आपने लकड़ी ली और उसका उपयोग करके क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया, ठीक। लकड़ी से आपने फर्नीचर बना लिया, तो इसके लिए एक अलग उद्योग या अलग क्षेत्र, मतलब अलग तरह के लोग काम करते हैं। ये वाला काम, लकड़ी काटने का काम अलग जगह होता है और लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम अलग जगह आता है। तो ये एक अलग क्षेत्र हो गया जिसे माध्यमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कच्चे माल से उत्पाद बनाए जाते हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें सामग्रियों का विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण शामिल है। थोड़ा डिटेल में भी और देख लेंगे ना। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में माल का उत्पादन करने के बजाय, मतलब उसमें इसमें वस्तुएं नहीं बनाई जाती हैं, बजाय कि क्या की जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो कौन सी सेवाएं होंगी, जैसे स्वास्थ्य सेवा होगी, आप अस्पताल जाते हो, आपको कोई सामान नहीं दिया जाता, लेकिन आपको एक सेवा दी जाती है कि आप तबीयत या गड़बड़ है या कुछ भी है तो आपका उसका इलाज किया जाता है। शिक्षा, आप स्कूल जाते हो, ठीक है। मनोरंजन आप करते हैं, जैसे कि कोई मैच कहीं पे हो रहा है वो देख रहे हैं, या टीवी पे देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे वित्त हो गया, पर्यटन हो गया। वित्त मतलब ये आपका धन से संबंधित, बैंक संबंधित मान लीजिए। और ये आपका पर्यटन हो गया, आप जो कहीं घूमने के लिए जाते हैं अपने परिवार के साथ, ठीक है। इस तरह के जो उद्योग होते हैं, जो भी गतिविधियाँ हैं, वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक। तो अब ये आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि अर्थव्यवस्था कोई एक बड़ी सी व्यवस्था है देश के अंदर जो चलती है, ठीक है। जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसके बारे में आप समझना, पढ़ना सीखते हैं। फिर उस अर्थव्यवस्था को क्या किया गया, अलग अलग हिस्सों में, उसमें होने वाली जो प्रक्रिया हैं उनके समूह बनाए गए, अलग अलग हिस्सों में बांट दिए गए, जो एक समान थे, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब जो क्षेत्र हैं, जो आपने क्या किया था कि आपकी ये पूरी अर्थव्यवस्था, और फिर उसमें आपने क्या किया, अंदर सेक्टर, ठीक। अब इसके अंदर भी आप ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है, अलग। इसमें कैसे बना रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, इसमें इंडस्ट्री के नाम से आप ग्रुपिंग कर रहे हो। पहले क्या हो गई, अर्थव्यवस्था, फिर हो गए सेक्टर्स, और फिर उसके सेक्टर्स के अंदर क्या हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। तो उद्योग प्रत्येक सेक्टर के भीतर विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियां। अभी क्या कर रहे हो, तो कुछ समान प्रकार की चीज़ों को लेकर ग्रुप बना रहे सेक्टर। अब सेक्टर के अंदर भी ग्रुपिंग करे दे रहे हैं, उनमें जो और ज़्यादा समान है, मतलब विशिष्ट प्रकार से उनमें समानता है। जैसे वे व्यवसाय के समूह जो समान उद्देश्य, ठीक है, तरीके या उत्पाद साझा करते हैं। अब देख लो, प्राथमिक देख लो, जैसे जैसे कृषि है, ठीक है। अब देखो प्राथमिक में कंडीशन क्या थी कि जो हमें प्रकृति से पाए जा रहे हैं, ठीक है, सीधे, तो ये सारी ही चीज़ें प्रकृति से पाई जा रही हैं, ठीक। लेकिन ये इनके उद्देश्य तो अलग अलग है ना। कृषि में क्या होता है कि हम फसल उगाते हैं, ठीक है, वो भोजन के लिए जानवरों को पालते हैं, और क्या करते हैं, भूमि पर खेती करते हैं, ठीक, ये सारे काम करते हैं। लेकिन अब आप ये समझिए, मछली पकड़ना भी, ये भी नेचर से आप ले रहे हो, लेकिन क्या फसल उगाने के समान है, नहीं, ये अलग है थोड़ी सी, इसके उद्देश्य अलग है, ठीक। तो महासागर, नदियों, झीलों में मछली, अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, ये मछली पालन हो गया, मछली पकड़ना हो गया। अब वानिकी, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए पेड़ों का प्रबंधन और कटाई, ठीक। तो क्या ये कृषि के समान है, नहीं, वानिकी कृषि में थोड़ा अंतर है। हाँ, इनमें समानता सभी में एक ये है कि प्रकृति से पाई जा रही है, ये सीधे सीधे प्रकृति से ले रहे हैं आप लोग। तो इन्हें क्या किया गया, इन्हें एक मोटे तौर पे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, लेकिन उसके अंदर भी तो इनमें अंतर है, ठीक है। जैसे आप देखते हो अपने स्कूल में, आपका पूरा एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, वो दूसरे स्कूल से अलग है, ठीक, एक दूसरा स्कूल है। आप जिस स्कूल के हिस्से हो एक तो, ठीक, आप ये कहोगे मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन आप और आपके स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे एक ही स्कूल का हिस्सा हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्या है कि उसमें भी तो बंटवारा है कि आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हो, दूसरे बच्चे कक्षा 7 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो क्या होता है, बड़े स्तर पर बंटवारा। तो ये क्या हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र मतलब कब, जब प्रकृति से, ये सारी चीज़ें प्रकृति से पाई जा रही है, लेकिन उसके अंतर्गत भी इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। इससे हमें फसलें, अनाज मिलता है, इससे हमें क्या मिलती है, लकड़ी वगैरह मिलती है, इससे हमें मछली, वो खाने की चीज़ें मिलती हैं। और इसमें खनन में क्या मिलता है, इसमें खनिज और धातु मिलते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट प्रकृति से पाए जा रहे हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के तो कहलाएंगे उद्योग।
लेकिन ये अलग अलग उद्योग है, ये कृषि उद्योग है, मछली पालन उद्योग, वानिकी उद्योग है, खनन उद्योग है। ठीक, तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, उद्योग के बारे में कुछ समझ पैदा हो रही होगी। अब देखिए, अब जैसे पहला क्षेत्र था वैसे ये द्वितीय क्षेत्र हो गया आपका। अब इसमें क्या है कि इन सब में क्या हो रहा है, इनमें जो कच्चा माल है वो किसी काम की वस्तु में बदला जा रहा है उसे। तो सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का, कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदला जा रहा है। जैसे कार बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक बनाई जाती है, कपड़े, सूत से क्या होता है, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब काम किस में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं। तो इसे तो विनिर्माण कहते हैं। अब ये आपका हो गया निर्माण, कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, मकान बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, इमारतें बनाना। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सीमेंट वगैरह उन चीज़ों को यूज करके क्या बनाया जा रहा है, आपकी काम की चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है, ऐसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सर मतलब संरचनाओं का जब निर्माण करते हैं। ठीक, ये निर्माण कार्य। और प्रसंस्करण, ये प्रोसेसिंग होती है। इसमें क्या होता है कि कच्चे माल को क्या करा जाता है, घटकों में बदलने का मतलब कि जैसे आपका क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल है वो पेट्रोल, डीजल और गैस, इन सब चीज़ों में बदला जाता है। तो ये अलग अलग घटक हो गए। जैसे यहाँ दिया गया तेल को, कच्चे तेल को, एक्चुअली कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल को गैसोलीन यानी पेट्रोल में परिष्कृत करना। ठीक, तो ये भी आपके फिर काम की चीज़ें बन जाती हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ों को तो हम सीधे सीधे वहाँ से प्रकृति से लेते हैं, उन्हें उनका उपयोग कर लेते हैं। कुछ का क्या करते हैं, कुछ को प्रकृति से तो लेते हैं, लेकिन उन प्रकृति से लाई हुई चीज़ों को कच्चे माल में बदलते हैं। तो ये जहाँ पे ये कच्चे माल बदले जाते हैं, तो उस सेक्टर को द्वितीय सेक्टर कहते हैं। उसके अंदर भी अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग की होती हैं, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन की होती हैं, कुछ प्रोसेसिंग की होती हैं। ठीक, अगला क्या है, अगला तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो कहीं से कच्चा माल आता है और ना ही कच्चे माल पर कोई काम किया जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें सेवाएं दी जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल और क्लिनिक जैसी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, शिक्षा, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षण और सीखने की सेवाएं प्रदान करी जाती हैं। ठीक है, पर्यटन हो गया जिसमें होटल रेस्तरां आ जाते हैं। वित्त हो गया जिसमें बैंकिंग, मतलब आप बैंक जाते हो, जो भी सेवाएं लेते हो बैंक की। और मनोरंजन, फिल्म, संगीत हो गया। ये तृतीय क्षेत्र में ये कार्य आ जाते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे आपने ये देख लिया, इंडस्ट्री के बारे में आपको समझ में आ गई। इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है क्या, ये विनिर्माण, जो कि द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है आपकी ये। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है ये। तो विनिर्माण के बारे में थोड़ा अलग देख लेते हैं। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं और उपकरणों का उपयोग करके कच्चे माल को तैयार माल में बदलना शामिल है। विनिर्माण में उत्पादों को डिजाइन करना, सामग्री प्राप्त करना, भागों को जोड़ना और अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है। यह इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फर्नीचर से लेकर कपड़ों तक हमारे द्वारा दैनिक उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में योगदान देता है। ठीक है, आप अपने आसपास देखिए, आप जो भी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, वो या तो आप क्या कर रहे हो, अपने नेचर से लेके आ रहे हो, नहीं तो वो फिर कहीं पे फैक्ट्री में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है, अब आपकी बुक में देख लेते हैं कि इन दोनों टॉपिक से संबंधित क्या बातें दी गई हैं। तो आपका ये पहला है विनिर्माण के क्षेत्र में। ठीक, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। वही बात, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक की बहुत सारी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। ठीक, विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मतलब हम लोग जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। ठीक है, जिन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें रोजगार मिल जाता है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मूल्य संवर्धन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे कृषि संसाधन हैं, उन्हें फैक्ट्री या उस जगह प्रोसेस करके उन्हें और बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। संपोषणीय विकास का मतलब होता है कि हम मदर नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचा के अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें, अपना विकास करें। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाया गया। बीमार इकाइयाँ मतलब ऐसे जो भारत सरकार की ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, उन्हें बीमार इकाइयाँ कहते हैं। तो उन्हें बंद भी किया जा रहा है और बंद करने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। ठीक है, अगला क्या है, उद्योग के क्षेत्र में।
पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारे देश और उद्योग क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा है। ठीक, वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि। वाल्को, हिंदाल्को और नाल्को, इनकी आप इंटरनेट पे फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक, ये क्या है? एल्युमिनियम के कारखाने हैं। ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योगों के कारखाने हैं। मथुरा रिफाइनरी है। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, ये विदेशों से जो निवेशक ये से समझ लेते हैं। देखो, आप क्या करना चाहते हो? आप जैसे कोई दुकान खोलना चाहते हो, ठीक है। अब दुकान में खोलने के लिए आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। अब आपके पास वो है नहीं, लेकिन दुकान आप खोलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके 5 मित्र हैं, वो आपको 20-20 हज़ार रुपये दे दें, ठीक है, दुकान खोलने के लिए, इस शर्त पे कि उस दुकान से जो भी प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट उस दुकान से 120 रुपये का प्रॉफिट होगा एक दिन का, तो आप क्या करेंगे? 20-20 रुपये, आपके 5 दोस्त और आप कितने, 6 लोग हो गए, तो 120 रुपये हर किसी के हिस्से में 20 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा कि जिस दोस्त ने आपको 20,000 रुपये दिए हैं, डेली आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 20 रुपये निकाल के आप उसे वापस दोगे, ठीक। तो जो मित्र है जिसने आपको पैसे दिए हैं, उसने आपकी सहायता की है, और उस पैसे में आप क्या कर रहे हो? आप अपने जो आपका मुनाफा हो रहा है उसमें उसे हिस्सेदार बना रहे हो, तो उसे भी फ़ायदा हो रहा है। बिजनेस आप कर रहे हो, उसे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपके बिजनेस को चलाने के लिए उसने पैसे दे दिए। तो जो लोग पैसे देते हैं और जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, उसमें अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, ऐसे लोग कौन? निवेशक कहलाते हैं। तो विदेश में बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो क्या कर रही हैं? वो यहाँ कंपनियां चालू करने के लिए पैसा देती हैं, और जब वो बिजनेस चलता है, उसमें लाभ होना शुरू होता है, तो उस लाभ का हिस्से उन्हें मिलता है, तो इससे उन कंपनियों को भी फायदा होता है। तो भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ बहुउद्देशीय कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, जो एक देश में काम नहीं करती, बहुत सारे देशों में काम करती हैं, को बहुउद्देशीय कंपनी को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो पहले तो ऊर्जा के समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में हम। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, ठीक। हम जो भी कार्य करते हैं अपने खुद से करते हैं या मशीनों की सहायता से करते हैं, तो वहाँ पे किसका उपयोग होता है? वहाँ पे ऊर्जा का उपयोग होता है, ठीक। आधुनिक सभ्यता इसलिए संभव है क्योंकि लोगों ने ये सीख लिया कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदला जाए और फिर उसका उपयोग काम में कैसे किया जाए, ठीक है। तो आपका ये ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे कि गर्मी, रोशनी, गति, विद्युतीय, रासायनिक। तो भोजन हमारे शरीर में रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है। जब हम चलते हैं तो यही रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और इस विद्युत ऊर्जा से अगर हम बल्ब की सहायता से प्रकाश करें, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा जो है वो किस में बदलती है? फिर वहाँ पे प्रकाश में बदल जाती है, ठीक। तो ये अलग अलग तरह के जो ऊर्जा हैं वो हमें जहाँ से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग तरह के जो आपकी ऊर्जा हैं, उन्हें क्या करते हैं? अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें बदलते हैं एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में। और कहाँ से हम इन्हें प्राप्त करते हैं? इन ऊर्जा को वो ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करते हैं, ठीक। तो ये ऊर्जा के कई अलग अलग स्रोत हैं, लेकिन उन सभी को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये एक एक करके देख लेते हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं अनवीकरणीय की। देखिए, आपके ये हो गए पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा, ठीक। तो इन ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय कहा जाता है क्योंकि इनकी आपूर्ति उतनी ही मात्रा तक सीमित है जितनी हम पृथ्वी से खनन या निष्कर्षण कर सकते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हजारों वर्षों में प्राचीन समुद्री पौधों और जानवरों के दबे हुए अवशेषों से बने हैं जो लाखों साल पहले रहते थे। इसलिए हम उन ऊर्जा स्रोतों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक। तो हमारी अधिकांश ऊर्जा अनवीकरणीय है। भारत और कई अन्य देशों में काम करने के लिए अधिकांश ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ली जाती है, ठीक है। भारत में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो कच्चा तेल है, ये क्या होता है?
खुदाई होती है काफ़ी गहराई में, और वहाँ से जो तेल के कुएँ होते हैं वहाँ से निकाला जाता है, और फिर उसका शोधन किया जाता है, सफाई की जाती है, और जैसे में पेट्रोल, पेट्रोलियम जेली और डीजल, केरोसिन, ये सब प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ऊर्जा स्रोत हैं उनका हम उपयोग किस तरह से करते हैं। ठीक, तो ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के बहुत से तरीके हैं। जो सबसे प्रचलित तरीका है उसमें ऊर्जा स्रोतों से ऊष्मा लेते हैं, और ऊष्मा का उपयोग पानी को भाप में बदलने में किया जाता है। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी है टरबाइन, और टरबाइन किससे जुड़ी होती है, जनरेटर से। और जनरेटर क्या करता है, जब ये टरबाइन घूमती है तो इस जनरेटर को घुमाती है। ठीक, और ये जनरेटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विद्युत। और ये विद्युत कहाँ कहाँ जाती है, हमारे घरों में या जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ तक पहुँचती है। ये देखिए जो टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम का उपयोग किया जाता है, भाप का उपयोग किया जाता है, भाप। ठीक है, तो जो भाप जब इस पर टरबाइन पे पड़ती है तो इसे घुमाती है, और टरबाइन जब घूमती है तो क्या, जनरेटर को घुमाती है, और जनरेटर क्या करती है, विद्युत पैदा करता है ट्रांसफार्मर्स होते हुए, और ये हमारे घरों तक या जहाँ भी हमें जरूरत होती है वहाँ पहुँचती है। तो ऊष्मा का उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप भाप बनाने के लिए पानी उबालते हैं। तो भाप की सहायता से क्या होता है, टरबाइन घुमाते हैं। ये जो टरबाइन है आपकी, इसे घुमाया जाता है। टरबाइन एक बड़े पंखे की तरह है जो भाप पड़ने पर घूमता है। ठीक, जैसे ही टरबाइन घूमता है यह एक जनरेटर को शक्ति प्रदान करता है। ये जो आपका जनरेटर, ठीक, जनरेटर घूमती हुई ऊर्जा लेता है और उसे बिजली में बदल देता है, जिसका उपयोग हम अपने घरों, स्कूलों, शहरों को बिजली देने के लिए करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो भाप जो बन रही है ना, कहाँ बनती है, पावर स्टेशन में। ठीक, वहीं पे ये टरबाइन भी होती है, जनरेटर भी वहीं पे सेटअप होता है। तो ये भाप हम किस तरह से बना रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं या न्यूक्लियर का उपयोग कर रहे हैं। तो ऊष्मा जो है वो कैसे प्राप्त होती है, जब कोयला, गैस, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन को जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है, तो ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र को ताप विद्युतीय केंद्र कहा जाता है। ये आपके ताप विद्युतीय केंद्र हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है, या तो कोयला, गैस या डीजल जलाया जा रहा होता है, और उससे जो गर्मी निकलती है उससे क्या भाप बनाई जाती है। उस भाप से फिर क्या होता है, वही टरबाइन घूमती है, और टरबाइन जनरेटर घुमाती है, और विद्युत का उत्पादन होता है। लेकिन अगर क्या करें कि जो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करें, परमाणु ऊर्जा का अगर उपयोग करें, तो ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र को क्या कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहाँ पे भी क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा से भाप बनती है, ऊष्मा से क्या बनती है, भाप, और भाप क्या करती है, टरबाइन, और टरबाइन फिर आपका जनरेटर, और वहाँ फिर आप क्या, विद्युत। तो क्या हो रहा है कि जो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जब हम क्या कर रहे हैं, कोयला, डीजल, गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे, उन्हें ताप विद्युतीय केंद्र कहा जाता है। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जाने लगता है कि ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये देख लेते हैं कि जो परमाणु ऊर्जा है वो क्या होती है। तो परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन यूरेनियम से किया जाता है। और भी तरह के एलिमेंट होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यूरेनियम किया जाता है हमारे भारत में, जो एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो यूरेनियम क्या किया जाता है कि इसके परमाणुओं को विभाजित किया जाता है, जैसे परमाणु विखंडन नामक प्रक्रिया के माध्यम से। जब परमाणु को विभाजन किया जाता है उसे कहा जाता है परमाणु विखंडन। तो परमाणुओं का विभाजन बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है। इस विभाजन से अधिक ऊष्मा या गर्मी निकलती है। इस ऊष्मा का उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। फिर वही भाप क्या करती है, टरबाइन घुमाती है, फिर जनरेटर घुमाती है, हमें विद्युत मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई। जिस टरबाइन को हम भाप से घुमा रहे थे उसे बहते हुए पानी और चलती हुई हवा से भी घुमाया जा सकता है। किससे, बहते हुए पानी और पवन या चलती हुई हवा जिसे कहते हैं। तो ये जो दोनों ही फिर ऊर्जा के जो स्रोत हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो फिर देख लेते हैं कब हम किस ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किन्हें कहते हैं वो तो हमने देख लिया। अब नवीकरणीय किन्हें कहते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो क्या होते हैं नवीकरणीय स्रोत। जो प्रमुख नवीकरणीय स्रोत हैं वो हैं आपका बहते हुए पानी से जल विद्युत बनाना, पवन ऊर्जा, सूर्य से सौर ऊर्जा, जिसमें क्या करते हैं हम सोलर पैनल का उपयोग करते हैं। तो इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है क्योंकि इनकी पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है। जैसे दिन प्रतिदिन सूर्य चमकता है, किसमें, सोलर पैनल में उस ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है। हवाएं चलती हैं, इसका उपयोग कहाँ कर लिया जाता है, पवन ऊर्जा के लिए। और नदियाँ बहती हैं, इसका उपयोग कहाँ कर लिया जाता है, जल विद्युत बनाने में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, नदी के ऊपर ये एक तरह से ये बांध बनाया जाता है, तो ये पानी यहाँ पे रोक लिया गया। अब ये ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से पानी भेजा जाता है। तो जब ये पतली जगह से जब ये पानी निकलता है तो काफ़ी तेज़ी से निकलता है। और ये यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये देखिए टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, ये टरबाइन लगी हुई। ये टरबाइन किससे जुड़ी है, जनरेटर से जुड़ी हुई है। और जनरेटर विद्युत क्या कर रहा है, फिर आपके घरों यहाँ पे घरों में भेजी जा रही है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे ये देखिए, ये आपके हवा जब चलती है तब ये जो है इसके जो इतने बड़े बड़े जो पंख लगे हुए हैं ये घूमते हैं, और ये नीचे यहाँ पर जनरेटर लगा होता है जिससे ये कनेक्टेड है। और जनरेटर में विद्युत बनती है और फिर वो हमारे घरों तक जाती है। ये आपके सोलर पैनल जो आपने छत पे लगे हुए देखे होंगे किसी
अगर आप मार्केट गए हुए हैं या आपके पड़ोस में ही कोई अगर इसका उपयोग कर रहा हो तो विद्युत बनाने के लिए। हमारे ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना और अधिक नवीकरणीय स्रोतों का चयन करना आवश्यक है। देखिए, आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नभ की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। एक और नाम ये हो गया आपका अक्षय ऊर्जा स्रोत। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं और इन्हें खत्म होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अनुमानतः वर्तमान भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्र, भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।